Please subscribe my channel so that you will get notification of my all the videos. Now, topic of today's session is solution of system of linear equation. Solution of the system of linear equation. ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस यानी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और उन्हें हमें वन बाय स्टेप उन्हें सॉल्व करना होता है। जो भी एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड आउट करना होता है या हमें वर्ड प्रॉब्लम में जो भी गिवन है उन्हें फाइंड आउट करना है एंड with the help of inverse of a matrix, that is solution of a system of linear equation using inverse of a matrix, matrix के inverse को use करके, using inverse of a matrix. now यानी कि हमारे पास सिस्टम में इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी, हमें उन्हें सॉल्व करना है। इक्वेशंस किस टाइप की हो सकती हैं? दैट इज इफ इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a1 x दैट इज b1 मैंने अज्यूम कर लेती हूँ, c1 z दैट इज x y z एंड इज इक्वल टू d1। अगर इस फॉर्म में हमारे पास है यानी कि हमें सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को इन इक्वेशंस में मुझे फ्रेम करना होगा और सभी में हमारे पास पैटर्न है, सेम ही पैटर्न से हम उन्हें वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज a3x प्लस b3y प्लस c3z दैट इज d3। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे गिवन है कि एक बैग में 2 रेड बॉल हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, मैंने रेड बॉल को x मान लूँगी। अगर मुझे गिवन है वाइट बॉल को मैंने y मान लिया, जैसे 5 है तो यहाँ पे 5y आ गया। यहाँ पे मेरे पास ब्लैक बॉल है z मैंने एज्यूम कर लिया एंड देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो इस टाइप से हम इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। देन इफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म देन we can rewritten the equation, then these equations can be written, फिर हम इन equations को लिख सकते हैं as, कैसे हमें इन equations को लिखना है? that is ax is equal to b। हमने b यहाँ पे क्या सपोज किया है? हमने b यहाँ सपोज किया है that is d1 d2 एंड d3। ये मैंने बी मैट्रिक्स को सपोज किया है। x क्या है मेरे पास? x है दैट इज ये जो x y z, ये हमें इसमें सभी को मैंने एज्यूम करूँगी। ये मेरे पास x है, ये b है एंड देन a क्या होगा? a हमें यहाँ पे अगर x y z को मैं हटा दूँ और इन्हें मैट्रिक्स की फ्रेम में मैं लिख देती हूँ तो ये मेरे पास क्या है? a है। अगर मैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d। तो ये हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना है? यानी कि इनवर्स, यानी कि मुझे इनके आंसर्स को फ्रेम करना है। सो ये मैं आपको आउटकम इसका पहले ही यूनिक सॉल्यूशन of इक्वेशन कौन सी? दैट इज ax इज इक्वल टू b। मैं अब इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ। इज गिवन बाय, वो कैसे दिया जाएगा, हमें इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? दैट इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हम इसे ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज a वहाँ पर जाएगा, दैट इज a का इनवर्स हो गया। ठीक है, बट लेकिन हमें एग्ज़ाम में इस तरीके से इसे नहीं करना है। सिंपल आप ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते हैं, पर लेकिन वहाँ पे a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको रटवाना नहीं चाहती हूँ, पर लेकिन हम एक स्टेप को समझ लेते हैं कि ये स्टेप से हमारे पास ये स्टेप किस टाइप में आया।
क्योंकि हमारे पास मुझे x की वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। जब मुझे x की वैल्यू को सॉल्व करना है सो ax इज इक्वल टू b, यानी कि मैं यहाँ पे सिंपल x को, सिंगल ही x ही मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई कर दिया a इनवर्स को इसके साथ, यहाँ पे मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। देन a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई अगर होगा i बन गया, दैट इज a इनवर्स इंटू b। देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b। एक्चुअल में जो पैटर्न होता है, कहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन, इसके बाद ये आई, हमें इस टाइप से करना होता है। लेकिन अगर आपको लर्न करना है तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि a वहाँ पर जाएगा तो उसका इन्वर्स में होगा, राइट। सो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास तभी हम निकालेंगे, यानी कि हम, तो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि हमें क्या निकालना है, हमें a का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, यानी कि मुझे a का डिटर्मिनेंट निकालना है। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्वेरी थी कि मैम इन केस हमारे पास a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। मैं आपको ये आज की वीडियो में ये समझाना चाहती हूँ कि ये सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कब a का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, यानी इक्वेशन इन ax इज इक्वल टू b में हमारे पास तीन ही कंसेप्ट होंगे। आप हमें ये जितने भी तीन केसेस हैं इन्हें अच्छे से समझना है। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। तो मुझे इसी मेथड को फॉलो करना है एंड यूनिक सॉल्यूशन को मुझे फ्रेम करना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या, कि अगर a का डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ जाता है देन व्हाट टू डू। अगर मेरा a का डिटर्मिनेंट 0 निकल के आ जाता है एंड मुझे क्या करना है उस केस में, मुझे क्या करना है, क्योंकि यहाँ मेरे पास a का डिटर्मिनेंट, क्योंकि जहाँ पे मैं a का इन्वर्स निकालना, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में इन्वर्स निकालना सिखाया था। मेरी जितने भी सारी वीडियोस हैं हमारे आज के सेशंस को आप देखने से पहले पिछली वीडियोस को अच्छे से देखना, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप a का इन्वर्स निकालना, माइनर, कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट सब कुछ सिखाए हैं। मुझे a के इन्वर्स निकालने में इन डिटर्मिनेंट की नीड होती है। अगर डिटर्मिनेंट ही नहीं निकल पाएगा तो फिर मेरा a का इन्वर्स हम किस तरीके से निकालेंगे। इसका मतलब है कि अगर डिटर्मिनेंट मेरा 0 है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो इस वाले मेथड से नहीं आएगा, तो मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ एज है, क्योंकि a का डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा तो पर हम एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हैं। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है b से। ठीक है, अगर एडजॉइंट ऑफ a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया और वो मेरा 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब कि देन देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, तो वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। देन देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। और मेरे पास एक क्वेश्चंस काफ़ी सारे बच्चों ने भेजे हैं और एक ही टाइप के, इसी मेथड के, यानी कि सेकंड टाइप के। एक्चुअली उसमें क्या है कि सिर्फ एक ही मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास बी मैट्रिक्स ही नहीं है और उसका डिटर्मिनेंट क्या निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। उस केस में आपको बी कुछ भी एज्यूम कर लेना है। अगर आपके पास इक्वेशन में कि जैसे आपको मैट्रिक्स है और उसका आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के आपको क्या करना है, यूज़ करना है, निकल के आ रहा है, तो आप बी आपको गिवन नहीं है या सिंगल एक ही मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो वहाँ उस केस में आप बी कुछ भी अपने पास से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप उसमें से
अगर वो उनके ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आप लिख देना दैट देयर एग्जिस्ट नो सोल्यूशन। देन थर्ड में हमारे पास सिंपल ही बनेगा, ए का डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया है मैंने बी से, वो क्या निकल के आ जाए, ज़ीरो निकल के आ जाए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया है और वो मेरा ज़ीरो निकल के आया है, देन सिस्टम के पास, इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन ऑफ सिस्टम है इसके पास मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, यानी या तो इसके पास सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि देन सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। एंड या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं एंड हैव द नो सॉल्यूशन, बट लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेनली हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही आते हैं, यानी कि हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस किस टाइप से आएगा, यानी कि जो भी हमारे पास के की वैल्यू होंगी वो के की वैल्यू, यानी वहाँ पे हमें, यानी कि किसी भी उसको हम के एज्यूम कर लेंगे और फिर हम एक्स वाई जेड को के टर्म्स में निकालेंगे। ये आज मैं आपको इन्हीं सभी के क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। बाकी इसका आज हम क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, आप उससे समझ जाओगे। अगर वो ज़ीरो है तो उसके पास नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, ज़ीरो नहीं है तो सिस्टम एग्जिस्ट, यानी कि उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंड देन यानी कि एंड द सिस्टम में बी, या तो सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नॉन इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और इनकंसिस्टेंट। चलिए फिर मैं आपको इसमें वन बाय वन इसके क्वेश्चंस करके बता देती हूँ। सो एक मैं आपको सबसे पहले, यानी कि जो हमने फर्स्ट पॉइंट समझाया था मैंने आपको, तो मैं उसका एक आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन से न्यूमेरिकल्स करते हैं और आपके एग्जाम में ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। आई एम टेकिंग one numerical. First of all, of step number 1, the sum of three numbers is 6. If we multiply, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड नंबर, तो देखिए अगर मैंने लिखा है सम ऑफ थ्री नंबर इज 6, तो यानी कि हमें मेंशन नहीं है कौन से नंबर है, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर को एक्स वाई जेड एज्यूम कर लूँगी। हाँ, मैं इतने क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो आप साथ साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, यानी कि मैंने अगर थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज, तो मैंने इसे z एज्यूम किया है तो 3z हो जाएगा। एंड ऐड सेकेंड नंबर इनटू इट, यानी कि मैंने उसमें y ऐड कर दिया, वी गेट 11, तो हमें 11 मिलेगा इज इक्वल टू 11। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, फर्स्ट और थर्ड नंबर्स को ऐड करके वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तो मुझे सेकेंड नंबर का डबल मिल जाएगा। देन वी गेट द डबल ऑफ सेकेंड नंबर, दैट इज एक्स को और जेड को ऐड कर दूं तो हमें सेकेंड नंबर यानी कि इज इक्वल टू 2y मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली या फिर एल्जेब्रिकली, ठीक है। एल्जेब्रिकली हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करना है एंड फाइंड द नंबर्स फाइंड करना है। मुझे नंबर्स कैसे फाइंड करने हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपके एग्जाम में मेंशन होगा कौन से मेथड से हमें फाइंड करना है, हमें मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करना है। सो यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में नंबर्स को मुझे एज्यूम करना पड़ेगा क्या, एक्स वाई एंड जेड। सो मैं लेट, यानी कि एज्यूम कर लिए, मैंने लेट कर दिया है क्या कि फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड मेंशन, तो मैंने इसलिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ले लिया है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड
नंबर्स बी डिनोटेड बाय, हम उन्हें डिनोट करते हैं एक्स, वाई एंड जेड से रेस्पेक्टिवली. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप या अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो भी आपको लिखना है आप लिखिए. दैट इज फर्स्टली सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यानी कि तीनों नंबर का सम कितना है, x है प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6. देन वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3, ये थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 3 से, देन ऐड कर दिया सेकेंड नंबर इसमें, वी गेट 11. हम ऐसे, क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज ऐसे ही लिख दिया है कि ताकि जब कभी हम इसको इक्वेशन में फ्रेम करें तो मुझे ईजी लगे, मैं बार बार इक्वेशन को ना लिखूं. बाय एडिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड किया और ऐड करके क्या हो गया, वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी कि मुझे सेकेंड नंबर का डबल मिला है. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दैट इज, क्योंकि मुझे इसे ऐसे लिखना है, x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0. ठीक है, मेरे पास इक्वेशंस हैं कौन कौन से, दैट इज 1, 2 एंड 3. अब मुझे मैट्रिक्स मेथड से इसे सॉल्व करना है. सो मुझे अब इसे कैसे लिखना होगा, दिस कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल टू b. ये मैंने आपको बताया था अभी जस्ट. इस केस में हमारे पास a मैट्रिक्स क्या होगी, a मैट्रिक्स है, यहाँ से मुझे a मैट्रिक्स फ्रेम करनी है, वेयर a मैट्रिक्स दैट इज 1 1 1 दैट इज 0, x नहीं है कुछ भी, 0 दैट इज 1 3, और यहाँ मुझे ये ऑलरेडी गिवन है, 1 1 1 0 1 3 एंड देन 1 माइनस 2 1, दिस इज a. और x मेरे पास क्या, मैंने x मान रखा है, दैट इज एक्स वाई जेड. ये पैटर्न इजी है, आपको याद भी हो गया होगा, दैट इज b 6 11 0 11 0. ठीक है, यानी ये मेरे पास a है, x है एंड देन मेरे पास ये b मैट्रिक्स b है. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, हम साइड में मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी कि मुझे a का इनवर्स निकालना है. a का इनवर्स क्या होता है, जॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट. देन अब मुझे कैलकुलेट करना है a का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ से ले लेती हूँ क्योंकि इससे मुझे कैलकुलेट करना है, तो ईजीएस्ट रहेगा, या आप चाहे कोई सी भी रो ले सकते हैं. दैट इज 1 लिया है मैंने, माइनस 1 दैट इज प्लस 1, दिस अपॉन दिस 1 प्लस 6 एंड देन 0 माइनस 3 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 9. a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, सबसे स्टार्टिंग में ही मुझे ये फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट देखना है कि वो a का 0 है या नहीं. इसका मतलब कि इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है. अब मुझे इसका a का एडजॉइंट निकालना है. सो a का एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे a11 यानी कि मुझे कोफैक्टर को कैलकुलेट करना है, a22 a23. मैं इसको स्टार्टिंग में ऐसे लिख देती हूँ कि ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो, हम उसे सीक्वेंस में लिख सकें. और स्टार्टिंग में ही मैं यहाँ माइनस लगा देती हूँ ताकि मैं बाद में मैं भूल ना जाऊँ. ठीक है, कि इसमें वहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं. देन a11 निकालना है, पहले से मैंने कैलकुलेट किए थे, 7 आ गया, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, आ रहा है तो ये +3 हो गया. देन -1 यहाँ पे मेरा क्या निकल के आएगा, दैट इज 1, ये है 3 0 दिस दैट इज -2 -1,
तो हो गया मेरे पास माइनस का 3, दैट इज़ 3 आ गया, एंड देन दिस 3 माइनस 1 2, दैट इज़ 3 माइनस 0, तो आ गया है 3, देन मेरे पास ये माइनस, तो -3 एंड देन 1, ठीक है। देन ये मैंने हमारे पास अपने जितने भी सारे कोफैक्टर्स हैं वो मैंने कोफैक्टर्स को निकाल दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट कर चुकी हूँ। मैं यहाँ लाइन डाल देती हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसके बाद मैंने यहाँ कर दिया है। एडजॉइंट ए मुझे कैसे निकालना है, ये इस फ्रेम में लिखा हुआ है, ठीक है। इन्हीं को मुझे ट्रांसपोज के फ्रेम में लिखना होता है। आई होप सभी को अब तो ये समझ में आ गया होगा एडजॉइंट कैसे निकालना है, मुझे इन्वर्स कैसे निकालना है। देन ए इन्वर्स निकालना है, मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, दैट इज 1/9, 7 - 3 2 3 0 -3 -1 3 1, एंड देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है मेरे पास, यानी कि x की वैल्यू ए इनवर्स में निकाल चुकी हूँ। हमें अभी इसको आपको ऐसे ही सॉल्व कर दो, मतलब इतना कंप्लीट सॉल्व मत करना, हम यहाँ इस स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे, वो इजी पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे 7/9 कर देते हैं, ऐसे मत करो। 3 0 -3 -1 3 1, एंड देन बी मैंने क्या लिया था, 6 11 0, सो 1/9। अब इसमें से मैं उनको मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ मैट्रिक्स की, दैट इज 42 - 33 + 0, दैट इज 18 + 0 + 0 से मल्टीप्लाई किया, -6 + 33 + 0, क्या आया, 1/9, दैट इज 9 18 27, देन इसे मल्टीप्लाई, दैट इज 1 2 3, यानी मेरे पास जो नंबर्स हैं, यानी x निकल के आए 1, y निकल के आए 2 एंड z निकल के आए मेरे पास 3। तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल गया, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, ऑलरेडी हम इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाला था, यहाँ पे देखा कि इसका यूनिक निकलेगा और ये हमारा इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल गया। सो ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप का बता दिया है कि जिसमें हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अब हम नेक्स्ट टाइप का करती हूँ, मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप अब बता देती हूँ, दैट इज सेकेंड फूड 1, और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ ही क्वेश्चन है। फूड 1 हैज़ 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 9 यूनिट्स, यानी कि फूड 1 है हमारे पास, विटामिन ए की 3 यूनिट्स हैं, विटामिन बी की 9 यूनिट्स हैं, ऑफ विटामिन बी एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। फूड सेकेंड में हमारे पास हैज़ 6 9 एंड 15 रिस्पेक्टिवली, का मतलब क्या है कि 6 यूनिट्स विटामिन ए की हैं, 9 यूनिट्स विटामिन बी की हैं और 15 यूनिट्स विटामिन सी की हैं। एंड फूड थर्ड हैज़ 9 0 9, यानी कि हमारे पास उनके पास फूड थर्ड में कितनी यूनिट्स हैं, फर्स्ट की ए की 9, बी की 0 एंड देन सी की 9 यूनिट्स या रिस्पेक्टिवली। एंड देन विटामिन ए में हमारे पास कितना होगा, 33 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का हमें टोटल दे दिया है कि विटामिन ए का टोटल 33 यूनिट्स हैं, 27 है बी का एंड 60 ऑफ सी।
आर रिक्वायर्ड, यानी कि हमें टोटल जितना विटामिन ए बी सी का इतना इतना मुझे रिक्वायर्ड है। फाइंड द अमाउंट ऑफ 3 फूड, फाइंड द अमाउंट ऑफ 3 फूड्स, यानी कि मुझे 3 फूड्स के अमाउंट निकालनी है, ठीक है। दैट विल प्रोवाइड एग्जैक्टली दीज अमाउंट, जो कि मुझे ये सभी अमाउंट एग्जैक्टली प्रोवाइड कर सके। सो सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, यानी कि मुझे इसे मैट्रिक्स आपको मेंशन आएगा तो हमें इसे मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चन में ही मेनली हमारे पास अगर इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आ जाएं तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक टेबल की फॉर्म में हम इसे फ्रेम करते हैं कि ताकि समझ में आ जाए कि इक्वेशन किसकी क्या बननी है, किसे x मानूं, किसे y और किसे z मानूं। मैंने क्या किया, ऊपर विटामिन ए बी सी लिख दिया एंड देन यहाँ मैंने हाफ पार्ट विटामिन, इस साइड ए बी सी, यहाँ मैंने फूड लिख दिया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फूड फर्स्ट में विटामिन ए की मुझे लेनी है कितनी, 3 यूनिट्स, यानी बी की 9 12 और रिस्पेक्टिवली सभी का मैंने ऐसे ही लिख दिया। क्योंकि अब मेन है कि देखिए कि यहाँ टोटल लिखना है मुझे या मुझे टोटल यहाँ लिखना है। अगर मुझे यहाँ लिखना है तो मैं विटामिन ए बी सी को मानूंगी एक्स वाई जेड, मुझे टोटल यहाँ लिखना है तो यानी कि मुझे फूड यहाँ पे इक्वेशन बनेगी तो मुझे यहाँ इसे एक्स वाई जेड एज्यूम करना पड़ेगा। सो हम इस तरीके के टेबल में बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी पड़ जाता है। पर हमें गिवन है कि 33 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि यहाँ टोटल आएगा, दैट इज़ यहाँ मैं टोटल लिख देती हूँ। 33 यूनिट्स हैं किसकी, विटामिन ए की, 27 यूनिट्स विटामिन बी की और 60 यूनिट विटामिन सी की। सो अब मैंने किसको एक्स वाई जेड एज्यूम किया है, अब मैंने इन्हें एक्स वाई और जेड एज्यूम किया है। अब मुझे सॉल्व करना है, पहले मैं लेट कर देती हूँ, लेट एक्स वाई जेड बी द यूनिट्स ऑफ फूड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली। तो मैंने फूड फर्स्ट सेकेंड थर्ड की इन्हें एक्स वाई जेड ट्रीट कर दिया। सो अब मैंने इक्वेशन की फ्रेम में लिख देती हूँ। अब यानी कि ये टोटल है तो मेरे पास कैसे इक्वेशन बनेगी, 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 33, 9x प्लस 9y प्लस 0z इज इक्वल टू 27 एंड देन 12x प्लस 15y प्लस 9z इज इक्वल टू 60। देन अब यहाँ पे यानी कि मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिखना है, आई होप आपको सब कुछ अब पैटर्न लर्न भी हो गया होगा। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास ए क्या है, ए मैट्रिक्स है 3 6 9 9 9 0 देन 12 15 एंड 9। अब मेरे पास ये मैट्रिक्स है, क्यों ना मैं ए मैट्रिक्स है, क्यों ना मैं इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो मैंने ए मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई कर दी क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि सभी में 3 से क्या हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं। आप यहाँ पर भी इन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ कीजिए या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये आपको इक्वेशन अलग हो जाएगी, दैट इज़ x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 11। मैं यहाँ कर देती हूँ, 3 से मैंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर देती हूँ, या मैंने कॉमन, या हम एक काम करते हैं वहीं कर लेते हैं, इससे ईजीएस्ट हमें पड़ता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आपको बता देती, दैट इज़ ओ, मैंने उसे क्या लिया है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 11।
क्योंकि यहाँ पर मैं बाहर ले लूँगी, फिर b का भी मुझे बाहर लेना पड़ेगा और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बात वही है। पर यहाँ से हमें ईजियर जब फर्स्ट स्टेप में हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इसमें मैंने देखा कि ये 9 से ही हो जाएगा। यहाँ मैंने 3 से कर दिया है, ठीक है, वही बाहर पे मैंने 9 से कर दिया है। x प्लस 11 x प्लस वाई प्लस 0 z इज इक्वल टू 3 एंड देन यहाँ पर भी मैंने 3 से कर दिया क्योंकि यहाँ पे सभी में सेम ही आ रहा है। तो 4x प्लस 5y प्लस 3z इज इक्वल टू 20। मैंने यहाँ पे अब जो a एज्यूम किया है, मुझे यहाँ पे a को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाली मैट्रिक्स को फ्रेम किया, ये मैंने आपको जानबूझ के ही करके बताया कि आप ऐसे करोगे तो आपको यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, b में भी कॉमन लेना पड़ेगा। सो अच्छा है कि हम कौन से मेथड से करें, हम इसे ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, पर लेकिन हमें ये मेथड क्या है, सिंपलेस्ट मेथड है, इसलिए हम इस मेथड से करेंगे। सिंप्लीफाइड है, हमें ये सिंपल तरीके से देगा। सो हम इस पैटर्न से करते हैं, ठीक है। देन ए मेरे पास एज्यूम्ड किया है, ए मैंने माना है दैट इज 1 2 3 1 1 0 एंड देन 4 5 3, ये ए है। बी मैंने एज्यूम किया है मेरे पास दैट इज 11 3 20, लेकिन इस केस में 33 27 60 होगा, फिर आपको वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाइड डिवाइड कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। देन एक्स मैंने ट्रीट किया है किसे, एक्स वाई जेड, एंड बी मैंने ट्रीट किया है 11 3 20। सो मैं यहाँ पे इसे ले रही हूँ ए, तो मुझे क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप में ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है 1 3 माइनस 0 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 0 प्लस 3 5 माइनस 4, क्या आया 3 माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि a का डिटर्मिनेंट मेरा 0 निकल के आ गया है। इट मीन्स a डिटर्मिनेंट इज माई 0, इट मीन्स a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि a इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, और वही मेरा 0 निकल के आ गया, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है मुझे a का एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, d के साथ। मैंने यानी मुझे यहाँ पे a का एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, दैट इज a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 8 एंड देन 33। ये मैंने सभी को फैक्टर्स कैलकुलेट किए हैं। 3 माइनस 3 मैंने पहले कैलकुलेट किया था, ठीक है। आप रीचेक कर सकते हैं कि जो निकाला है वो मैंने क्या सही निकाला है, या आप लोगों को अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम इसका ये कोफैक्टर कैसे निकला। देन एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कैसे निकलेगा, इस सभी का ट्रांसपोज करके दिस इज 3 माइनस 3, ये मैंने ऑलरेडी उसी फ्रेम में ही लिख दिया था, एंड देन 1, या हम इसी को ट्रांसपोज करना है, मैंने सीधा ही ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट इज 3 माइनस 3 1 9 माइनस 9 3 माइनस 3 3 माइनस 1। सो ये मेरा एडजॉइंट ए निकल गया है। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करनी है किससे, बी के साथ,
ठीक है, क्योंकि यही मैंने आपको स्टेप में इसमें समझाया था। सो अब मुझे ये देखना है मेरा ये तो 0 नहीं निकल के आ रहा है, सो दैट इज 1 3 -1। देन बी मैट्रिक्स है मेरी 11 3 20। अब मुझे इसे कैलकुलेट करना है, दैट इज 33 + 27 - 60 -33 -27 + 60 11 + 9 -20। और ये सारा का सारा मेरा 0 ही फ्रेम हो रहा है। इसका मतलब कि मेरा एडजॉइंट ऑफ ए और वो मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो वो एडजॉइंट ऑफ ए और बी को किया, मेरे पास क्या आ गया है 0। इट मीन्स यानी इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दैट इज द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप इनफाइनाइटली हमारे इसके मैनी सॉल्यूशन है। अब इसे हमें मैनी सॉल्यूशन में करना है, हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, मैंने z को मैं k एज्यूम कर लूँगी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, आप ये पैटर्न समझ लीजिए, तरीके किस टाइप से मुझे निकालना है। z को मैंने k एज्यूम कर लिया है, ठीक है, यानी कि z को मैंने k एज्यूम कर लिया है और मुझे 2 ही इक्वेशन की नीड पड़ती है x और y के z निकालने के लिए। तो मैंने z को फर्स्ट में एंड सेकंड में उसे एज्यूम कर लिया है। आप सभी ने किया होगा किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 3y = z, इसको मैंने k दैट इज 3k ये मेरे पास इक्वेशन में थी, z की जगह मैंने k लिख दिया = 11 x + y। अब z है नहीं इसमें 3। अब मुझे क्या करना है, यानी कि मैंने इक्वेशन को इनमें से सॉल्व किया, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, दैट इज सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, या मुझे थर्ड एंड फोर्थ ले दो क्योंकि मैंने वहाँ पे फर्स्ट सेकंड था। नाउ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, या आप ये लिख दीजिए कि मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करके भी हमारे आंसर आ जाएंगे और आपको सॉल्व तो आता ही होगा। y = 8 - 3k, y मेरा 8 - 3k, यानी यहाँ मैंने z को कोई कांस्टेंट एज्यूम किया है, यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, देन y मेरा निकल गया। अब मैंने इसी ही y की वैल्यू को पुट किया है, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन में, यहाँ पे से हम फोर्थ और फिफ्थ एज्यूम करते हैं क्योंकि मेरी ऊपर वाली सारी इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड थी। ठीक है, देन x + 8 - 3k इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट किया है, यहाँ लिख देती हूँ, = 3। सो मेरे पास x की वैल्यू आई है 3k - 5। देन इसका मतलब है कि k अगर z कुछ भी है, therefore x = 3k - 5, y = 8 - 3k and z = k, और k जो मेरा बिलोंग करता है r माने रियल नंबर, यानी कि जिसे मैंने x y z एज्यूम किया था वहाँ मेरे पास हमारे निकल गए हैं, जैसे मैंने फूड 1 3k - 5, फूड सेकेंड 8 - 3k एंड देन फूड थर्ड दैट इज k माने कोई भी रियल नंबर, चाहे वो 1 है तो x और y की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पे या बाकी अदर में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं।
सो आपको उस टाइप के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्ज़ाम में वर्ड्स प्रॉब्लम ही आनी है, ठीक है। सो ताकि मैं आपको इस टाइप के और क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं, तो मुझे बताते रहिए और मुझे मोटिवेट भी कीजिए कि और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।